अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा मास्टर बजटिंग का चैप्टर चल रहा था और आज हमारा इसका लेक्चर 19 है, जिसके अंदर हम प्रॉब्लम 8.21 डिस्कस करने वाले हैं। बीच में हमने 8.20 छोड़ी जो कि केस स्टडी थी, थियोरेटिकल पार्ट था। तो आज के लेक्चर के अंदर पिछले लेक्चर की तरह हम लोग शेड्यूल ऑफ एक्सपेक्टेड कैश कलेक्शंस, पेमेंट्स और कैश बजट के ही हवाले से डिस्कस करने वाले हैं। उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है कि वहाँ पर हमने एक मंथ के ऊपर जो है वो सारा काम किया था, या हम क्वार्टर बेस पर काम कर रहे होंगे। ठीक है जी। तो उसके मुकाबले में थोड़ा सा हमारा क्वेश्चन जो है या उसका सॉल्यूशन जो है वो लेंथी होगा। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हैं तो वो आसानी से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। तो क्वेश्चन में आपको कह रहे द प्रेसिडेंट ऑफ द रिटेलर प्राइम प्रोडक्ट हैज़ जस्ट अप्रोच द कंपनीज पेइंग विद अ रिक्वेस्ट फॉर अ $30,000 90 days loan. The purpose of the loan is to assist the company in acquiring inventories because the company has had some difficulty in paying off its loan. In the past, the loan officer has asked for a cash budget to help determine whether the loan should be made. ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट रिटेलर प्राइम प्रोडक्ट का जो है उसने कंपनी का जो बैंक है, जो भी आपका बैंकर है, उसको अप्रोच किया और उससे 3 महीने यानी कि 90 डेज़ के लोन की, जो कि कितनी अमाउंट का था, $30,000 का, उसके लिए रिक्वेस्ट की। अच्छा, लोन का पर्पस क्या है कि जो आपकी इन्वेंट्रीज एक्वायर की जाती है ना, उसको असिस्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि कंपनी को अपने पुराने जो डेट्स हैं, जो लोन हैं, वो पे करने में थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं। तो इसलिए जो लोन ऑफिसर है उसने कहा कि भाई कैश बजट बनाएं, ठीक है, ताकि हमें ये पता चल सके वेदर द लोन शुड बी मेड, लोन हम पे कर सकते नहीं कर सकते, हमें किस तरीके की रिक्वायरमेंट चाहिए, नहीं चाहिए, या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो अब हमें देखना पड़ेगा। द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल फॉर द मंथ्स अप्रैल थ्रू जून, यानी कि क्वार्टर नंबर 2 अगर हम नॉर्मली देखें तो, ड्यूरिंग विच द लोन विल बी यूज, जिसमें लोन यूज़ किया जाएगा। अब पार्ट ए में कहता है ऑन अप्रैल 1 द स्टार्ट ऑफ द लोन पीरियड का जो स्टार्ट था, द कैश बैलेंस विल बी $24,000, आपके पास कैश बैलेंस $24,000 था। अकाउंट रिसीवेबल ऑन अप्रैल 1 बिगनिंग जो था वो विल टोटल $140,000 ऑफ विच, जिसमें से $120,000 विल बी कलेक्टेड ड्यूरिंग अप्रैल, उसी वक्त कलेक्ट कर लिए जाएंगे, बाकी बचे 20, एंड $16,000 विल बी कलेक्टेड ड्यूरिंग मई, द रिमाइंडर विल बी अनकलेक्टेबल, यानी कि $4,000 अनकलेक्टेबल हो जाएंगे। पार्ट बी में कहता है पास्ट एक्सपीरियंस शोज दैट, पास्ट एक्सपीरियंस शो करता है कि 30% ऑफ द मंथ सेल आर कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ सेल। आपकी पॉलिसी है, ठीक है ना, कि आप जो भी सेल करते हैं उसका 30% उसी मंथ में कलेक्ट कर लेते हैं, आगे बचा 70%। कह रहे हैं कि 60% इन द मंथ फॉलोइंग सेल, यानी कि जिस मंथ में सेल की उसके बाद वाले महीने में आप बाकी का 60%, एंड 8% इन द सेकेंड मंथ फॉलोइंग सेल, इसका मतलब 2% बेड डेट हो गया। द अदर 2% रिप्रेजेंट बेड डेट्स देट आर नेवर कलेक्टेड, जो कभी भी कलेक्ट नहीं होते, ये आपकी पॉलिसी है। बजटेड सेल एंड एक्सपेंस फॉर 3 मंथ्स पीरियड एज फॉलो, यानी कि क्वार्टर का पूरी सेल्स वगैरह और एक्सपेंसेस का बजट आपको दिया हुआ है। तो आपके पास अप्रैल की सेल ऑल ऑन अकाउंट, तमाम की तमाम अकाउंट पर है, इसका मतलब अभी ऊपर वाली पॉलिसी इस पर लगेगी। तो आपके पास $3 लाख की सेल है, फिर 4 की, फिर 250 की, यानी कि पहले बढ़ी एक मंथ में और फिर कम हो गई। मर्चेंडाइज आपने 210 की परचेज़ की, फिर 160 की, फिर 130 की, ठीक हो गया। पेरोल जो लेबर को पे किया 20, 20 और 18,
लीज पेमेंट $22,000, 22 ये फिक्स अमाउंट हो गई आपकी, ठीक है। एडवर्टाइजिंग $60,000, फिर $60,000, ठीक है ना। ये परसेंटेज का साइन गलत है, ये डॉलर का साइन था, टाइपिंग मिस्टेक है। और फिर $50,000। इक्विपमेंट आपने पहले और दूसरे मंथ में परचेज नहीं किया, जून में आपने 65,000 का परचेज किया। डेप्रिसिएशन जो है वो आपका पहले 15 फिर 15 फिक्स है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड है, ठीक हो गया। सी पार्ट में आपको कह रहे हैं कि मर्चेंडाइज परचेज आर पेड इन फुल ड्यूरिंग द मंथ फॉलोइंग परचेज, यानी कि जिस महीने में ख़रीदा उसके अगले महीने में जितने का भी खरीदा का वो सारी की सारी पेमेंट अप्रैल में खरीदेंगे, सारी पेमेंट मई में खरीदेंगे, सारी पेमेंट जुलाई में, ठीक है। अकाउंट पेबल फॉर मर्चेंडाइज परचेज ड्यूरिंग मार्च में जो खरीदी थी विच विल बी पेड ड्यूरिंग अप्रैल में ही पे की जाएंगी। वो टोटल कितनी थी 140,000, इसका मतलब ओपनिंग अकाउंट पेबल भी मौजूद है। डी में कह रहे हैं कि इन प्रिपेयरिंग द कैश बजट बनाते वक्त अज्यूम करो कि $30,000 का लोन विल बी मेड इन अप्रैल, 30,000 रुपये का लोन जो है वो अप्रैल में लेंगे एंड रीपेड इन जून, और जून में पे कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन द लोन विल टोटल $1,200, और इसके ऊपर जो टोटल इंटरेस्ट होगा वो $1,200 का होगा। अच्छा जी, तो रिक्वायर्ड में आपको क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई प्रिपेयर करो शेड्यूल ऑफ एक्सपेक्टेड कैश कलेक्शन फॉर अप्रैल मई एंड जून एंड फॉर 3 मंथ इन टोटल में, यानी कि पूरे क्वार्टर का भी बताना है। पार्ट 2 में कह रहे हैं कि आपने कैश बजट भी मंथ का बना के दिखाना है इन टोटल फॉर 3 मंथ पीरियड, और कह रहे हैं कि अगर इफ़ द कंपनी नीड अ मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ $20,000 टू स्टार्ट ईच मंथ, ठीक है ना, कि हर महीने शुरू करने के लिए उसको $20,000 की मिनिमम कैश बैलेंस की रिक्वायरमेंट हो। कैन द लोन बी रीपेड एज प्लान, एक्सप्लेन के क्या लोन जैसे अभी जो पॉलिसी बयान की उसके मुताबिक रीपे किया जा सकता है या नहीं, ये आपने एक्सप्लेन करना है और बताना है कि भाई ये वाली पॉलिसी इसके ऊपर चल सकती है या नहीं, ठीक है जी। तो चलते हैं सबसे पहले अपने सॉल्यूशन की तरफ और देखते हैं कि हमारा मंथली और क्वार्टरली टोटल एक्सपेक्टेड कैश कलेक्शन किस तरीके से बनाया जाएगा। सो हमारे पास सबसे पहले शेड्यूल ऑफ एक्सपेक्टेड कैश कलेक्शन है। अब उसने बिगिनिंग बैलेंस भी दिया हुआ था फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि अप्रैल के अंदर आया, सही है, वो $120,000 का था, ठीक हो गया। और मई के अंदर 16,000 जाएगा, कैसे जाएगा वो मैं अभी बताता हूँ आपको, ठीक हो गया। तो आपके पास अब मैं आपको वापस पॉलिसी के ऊपर लेके चलता हूँ जो इन्होंने यहाँ पर बताई थी, ताकि आपका जो है रिकॉल हो जाए। अकाउंट रिसीवेबल अप्रैल 1 को कितना था $140,000, ठीक है जी, बिगिनिंग था, जिसमें से 120,000 अप्रैल में ही कलेक्ट हो गया, ठीक है, और बाकी का 16 मई में कलेक्ट होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। और बाकी का 4,000 जो बचा वो तो कलेक्ट होगा ही नहीं ना। तो क्या बात की कि भाई अप्रैल का बिगिनिंग 140 था, उसमें से 120 कलेक्ट हो गया, ठीक है ना, 140 था माइनस 120 कलेक्ट हो गया, कितना बचा सर 20। सर 20 में से 16 कलेक्ट होगा कब, मई में, बाकी का 4 कभी कलेक्ट नहीं होगा, बेड डेट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल बिगिनिंग बैलेंस में से अप्रैल के अंदर जो पिछला था मार्च का था, ठीक है ना, वो 120 अप्रैल में आ गया और मई में 16,000 रिसीव हो गया, यानी कि इसका टोटल बनता है $136,000, ओके हो गया। अब जो आपने अप्रैल की सेल्स की 3 लाख, उसका 30% उसी वक्त होगा, अप्रैल में ही होगा, तो वो 90,000 कलेक्ट हो गया। 60% अगले महीने में यानी कि मई में कलेक्ट होगा तो 3,618 ये कलेक्ट हो गया, ठीक हो गया। और 8% उसके बाद वाले महीने में यानी कि जून में कलेक्ट होगा तो 3,824 सेट हो गया। तो यहाँ से
ये 90, 180 और 24 ये टोटल हो गया। बाकी का 2% बेड डेट, सो इसमें नहीं आएगा। जो मई के अंदर आपने सेल की उसका 30% तो उसी वक्त कलेक्ट हो जाएगा। 4 लाख का 30% 120,000 मई में कलेक्ट हो गया, और 60% अगले महीने में 4 6 24, ठीक है। तो इन दोनों का टोटल आ गया। सर बाकी का 8%, सर वो तो जुलाई में होगा, वो तो इस क्वार्टर में नहीं है, तो उसको बाद में देखेंगे। और जो जून के अंदर सेल की, जो कि आपके क्वार्टर का आखिरी महीना था, उसका 250 का जस्ट 30% आएगा, जो कि 75,000 बनता है। ठीक हो गया। उसका टोटल यहाँ क्वार्टर वाइज आ गया। तो इसका मतलब जस्ट अप्रैल के अंदर जो टोटल कलेक्शन है वो $210,000 की है। मई के अंदर $316,000 की है। जून के अंदर $339,000 की है। और पूरे क्वार्टर की जो कैश कलेक्शन है आपके पास वो $865,000 की है। ठीक हो गया। ये आपके पास आ गई कैश कलेक्शन। उसके बाद अगर आप कैश बजट बनाते हैं तो देखिए कैश का बिगिनिंग का बैलेंस कितना था, $24,000। सर अब ये $24,000 किधर से आया, सही है। तो ये रहा पहले पॉइंट में, ऑन अप्रैल फॉर द स्टार्ट ऑफ द लोन पीरियड, जिसमें लोन पीरियड स्टार्ट हो रहा है, द कैश बैलेंस विल बी, तो ये बिगिनिंग बैलेंस है 24,000। ठीक है, इस बात को समझ। तो 24,000 यहाँ से आया, ये बिगिनिंग बैलेंस है अप्रैल का। अब मंथ वाइज काम होगा, ठीक है। यहाँ से फिर मई में, फिर जून में, फिर क्वार्टर। अब सबसे पहले ऐड करेंगे रिसीप्ट्स, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर। टोटल कितनी, 210,000, जो कि अभी हमने पीछे निकाली, ठीक है। और किसी किस्म की कोई कलेक्शन नहीं थी, कोई दूसरी चीज़ नहीं थी। तो टोटल कैश अवेलेबल इन दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया, 234,000। लेस करते हैं डिस्बर्समेंट, जो कि मर्चेंडाइज आपने परचेज की थी, जो कि उसने टोटल आपको यहाँ पीछे करके दिया हुआ था, तो हमें अलग से वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। अब एक चीज़ ये समझ लें, यहाँ पर जो पार्ट सी के अंदर वो 140 लिखा हुआ है, वो क्या था कि भाई आप जो भी परचेज करते हैं उसका पूरा का पूरा अमाउंट अगले महीने में पे करते हैं। तो मार्च वाला अप्रैल में पे किया 140, ठीक है ना। तो ये अप्रैल का 140 नहीं है, अप्रैल वाला तो 210 है, वो तो मई में पे होगा। मई का 160 है, वो तो जून में पे होगा, ठीक है। जून का तो 130 है, वो तो जुलाई में पे होगा, ठीक है जी। तो इसको भी अच्छे तरीके से समझ लें। तो ये 140 मार्च वाला, ठीक है। पेरोल अपने मंथ की, लीज पेमेंट 22,000 और एडवर्टाइजमेंट 60,000। इक्विपमेंट पहले मंथ में परचेज नहीं किया, तो टोटल कैश डिसबर्समेंट कितनी हो गई, 242,000 की, ठीक है। कैश अवेलेबल कितना है, 234। डिसबर्समेंट कितने की, 244। इसका मतलब 8,000 रुपये से एक्सेस हो गई डिसबर्समेंट, किसके ऊपर, रिसीप्ट के ऊपर। तो नेगेटिव में चले गए। तो उन्होंने कितने की बोरिंग करने का कहा था, 30,000 की, ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर हम लोन ले लेते हैं अप्रैल में, तो लोन ले लिया, 30,000 ले लिया, माइनस किया नेगेटिव बैलेंस 30 में से, तो टोटल फाइनेंसिंग 30 है, या यूँ कह लें तो आपके पास कैश का एंडिंग बैलेंस कितना बचा, 22,000। ठीक हो गया। अब ये एंडिंग कैश बैलेंस जो अप्रैल का है वो मई का ओपनिंग बनेगा, सेट हो गया। अब उसी तरीके से काम, टोटल कैश कलेक्शन जो अभी पीछे की 3,16,000 किसकी, मई की, प्लस किया तो टोटल कैश अवेलेबल 338। परचेजेस जो कि अप्रैल की थी, मई में उसकी पेमेंट होगी। पेरोल अपनी उसी महीने की, लीज पेमेंट, एडवर्टाइजमेंट। तो टोटल आपकी डिस्बर्समेंट हुई 312, जो कि कैश अवेलेबल से कम है। माइनस किया तो 26,000 रुपया आपके पास बच रहे, तो बोरोइंग की कोई नीड नहीं। तो एंडिंग बैलेंस वही आ जाएगा, जो कि ओपनिंग बनेगा किसका, जून का, बन गया। अब टोटल कैश कलेक्ट हुआ जून में कितना, 339, प्लस किया 365 हो गया। मई में जो परचेज की थी उसकी पेमेंट जून में 160, पेरोल अपने मंथ की, लीज पेमेंट अपने मंथ की, एडवर्टाइजिंग 50 और इक्विपमेंट जो परचेज किया वो 65, तो टोटल 315 आ गया। अब भी आपके पास कैश अवेलेबल ज़्यादा है, माइनस किया तो 50,000 बच रहा है। तो अब उसने कहा कि अगर हम उसकी रीपेमेंट कर देते हैं,
तो 50,000 है, रीपेमेंट आपने की 30,000 और 1200 का इंटरेस्ट भी था, तो टोटल कितना 31,200। ठीक हो गया, 31,200। तो जब माइनस किया तो आपके पास एंडिंग कैश बैलेंस बच गया कितना 18,800 रुपये। ठीक है जी, तो ये आपके पास एंडिंग कैश बैलेंस आ गया। उसके बाद आप अगर क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पर क्वार्टर में टोटल में जो पहला मंथ होता है उसी का ओपनिंग लिया जाता है। ठीक है ना, यानी कि पहले मंथ का जो ओपनिंग है वही टोटल क्वार्टर वाइज अगर करेंगे तो उसका ओपनिंग बनेगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगी इन सब की टोटल कैश कलेक्शन, जो पीछे की टोटल आया 889, इन सब का टोटल हो जाएगा जितने भी आपने मंथ में किए, तो इन सब का टोटल 869 बन रहा है। टोटल कैश अवेलेबल से कम है तो माइनस किया तो आपके पास 20,000 बच रहा है। उसमें से आपकी बोरोइंग टोटल 30 है तो 30 और 20 50 हो गया। सही है, 50K हो गया। और उसमें से आपने 31,200 की रीपेमेंट करी तो आपके पास 18,800 का बैलेंस बच गया। ठीक है जी, तो ये आपके पास सेकंड पार्ट था। तो आपके पास एंडिंग में आ गया 18,800 का, तो मज़ीद बोरिंग की नीड नहीं आगे, क्योंकि उसने अभी हमें कहा नहीं था कि कितना लेवल मेंटेन करना है। लेकिन अगर हम तीसरे पार्ट की बात करें, यहाँ पर उसने थोड़ी सी हमसे एक्सप्लेनेशन मांगी है कि अगर कंपनी मिनिमम कैश बैलेंस 20,000 पे जो है वो मेंटेन करना चाह रही है हर मंथ स्टार्ट करने के लिए, तो क्या कैन द लोन बी रीपेड एज प्लान। जैसे कि अभी हमने जो प्लानिंग की, जो अभी कैश बजट बनाकर हमने दिखाया, उसके मुताबिक हो सकता है पेमेंट रीपेमेंट हो सकती है। तो उसका थ्योरेटिकल आंसर सुन लें। इफ़ द कंपनी नीड अ मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ $20,000 टू स्टार्ट ईच मंथ, द लोन कैन नॉट बी रीपेड इन फुल बाय जून 30। जून 30 में तो बिल्कुल पे नहीं हो सकता, क्योंकि सम पोर्शन ऑफ द लोन बैलेंस विल हैव टू कैरीड ओवर टू जुलाई, क्योंकि कुछ ना कुछ लोन का जो अमाउंट है वो हमें फिर जुलाई के अंदर पे करना पड़ता, लेके जाना पड़ता। क्यों? क्योंकि देखो ना, आखिर में कितना बच रहे जून के 18,800। अब अगर हम $20,000 का मेंटेन करना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास कितना बचे 18,800, तो 1,200 का अमाउंट हमें क्या करना पड़ता, कैरी करना पड़ता, लेके जाना पड़ता आगे। सही है, यानी कि मज़ीद लोन लेना पड़ता, उसकी पेमेंट आगे होती। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हम इस फॉर्मूले पे, यानी कि या फिर इस बजट पे या इस टेक्निक से हम अपना मिनिमम कैश बैलेंस $20,000 पे मेंटेन नहीं कर सकते हैं। सो आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।